नमस्कार साहब, आपरो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मने समय दियो। मैं एक्चुअली एक व्यापारी बनन वाला, लेकिन होयो कहीं कि मैं बाजार में थोड़ो सर्च कर रहा कि कहीं कहीं चीज़ा की जरूरत पड़ सके, कहीं मने पता होना चाहिए। तो कोई मने बतायो कि और एक जीएसटी नाम री कोई बा एक टैक्स से रिलेटेड कई टर्मिनोलॉजी है जी की माने समझ को नहीं आई। तो कोई मने आपरो रेफरेंस दियो कि साहब है जी का पद्मेश जी साहब बे ई डिपार्टमेंट में रेवड़ा है और बे ऊ टाइम सु रेवड़ा है जब आई है। तो थोड़ो मने साहब इरे बारे में ज्ञान दो ताकि मारो कॉन्फिडेंस बढ़ सके कि मैं बिजनेस करा कि नहीं, मैं मारी नौकरी सुई खुश रहूं। तो साहब आप मैं छत्र छाया में आया तो माने इरे बारे में थोड़ा बताएं साहब, और इसो बताएं ताकि वो लेमैन लैंग्वेज में माने समझ में आ जाए। टेक्निकल टर्म तो माने समझ आई को नहीं जड़ी, तो मैं घबरा गयो कि जीएसटी मतलब रहने दो भाई जी, आपा तो नौकरी में ही खुश आ। नमस्कार और धन्यवाद कि आप भले घबराए हुए आए जीएसटी के मार्फत, जीएसटी से हवा समझ के आए। मुझे खुशी हुई कि आप पधारिया। आपरी भाषा में ज़्यादा नहीं जानूं, कोई बात नहीं साहब, तो आप हिंदी में बता दीजिए। हिंदी में बोलूँगा कि पहली बात तो ये कि जीएसटी हवा नहीं है, हवा बना दिया गया है और थोड़ा थोड़ा हवा है भी। शुरुआत में था, धीरे धीरे वो हवापन जो है वो खत्म होता जा रहा है। आप एक बिल्कुल कॉमन व्यापारी की हैसियत से जब आए और मेरे से पूछ रहे हैं कि बिजनेस करूं क्या मैं अपने नौकरी धंधा जो कर रहा हूं वही करूं, आप जरूर बिजनेस कीजिए। जीएसटी से डरने की इसलिए जरूरत नहीं है कि जीएसटी का कानून मोटे तौर पे कॉम्प्लिकेटेड तो दिखता है, जटिल दिखता है, लेकिन इसमें इतनी सरलता भी दी गई है कि कोई छोटा व्यापारी है आराम से अपना बिजनेस करना चाहता है तो वो कर सकता है। कैसे कर सकता है, मैं खाली एक बात बताऊंगा, फिर अपन डिटेल में और जाएंगे। जी साहब। जीएसटी में एक कंपोजिशन स्कीम है। कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है कि वैसे व्यापारी को साल भर रिटर्न भी देना है और डिपार्टमेंट के चक्कर भी लगाने हैं, इंस्पेक्टर भी आएगा, जांच भी होगी, सब कुछ होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सुविधा के लिए जीएसटी में एक कंपोजिशन स्कीम है। आपका साल भर का लास्ट ईयर का टर्नओवर, कुल कारोबार अगर 1.5 करोड़ रुपए तक का भी है तो आपको कोई रिटर्न एक सिंपल सा रिटर्न है वो भरना पड़ता है। कंपोजिशन स्कीम में आ जाओ, अलग अलग रेट ऑफ टैक्स भी नहीं है, 1% आप दे दो, सरकार को जमा कर दो और आप सारे झंझटों से मुक्त हो जाते हो। अरे वाह, बहुत अच्छी बात बताई साहब आपने। थोड़ो तो माने संतुष्टि हुई। अब जो कि आपने बात छेड़ ही दी है तो क्यों ना इरे बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी ले ली जाए कि ओ आयो किया और किया इरी जरूरत पड़गी और कायरे वास्ते अब आज री डेट में ओ अच्छी चीज है, और यानी अगर आप और जगह से कंपेयर करा तो इरो का ही फायदो है। देखो, मैं पूरा एक इतिहास बताऊं इसका टैक्सेशन का। भारत का संविधान है, भारत के संविधान में एक 7वां शेड्यूल है, शेड्यूल कहते हैं 7वां। उसमें 3 तरह की सूचियां होती हैं। एक होती है केंद्र सूची, उसमें केंद्र किन किन विषयों पे कानून बनाएगा, रक्षा है, पोस्ट ऑफिस है ना, रेलवे है। एक सूची होती है राज्य सूची, राज्य सूची में राज्य किस किस पे कानून बनाएंगे, शिक्षा है, राज्य का स्वास्थ्य विषय है। और एक है समवर्ती सूची जिसमें दोनों मिलके कानून कायदे बना सकते हैं। तो राज्य सूची में टैक्सेशन को डाला हुआ था। ये जो अप्रत्यक्ष कर है, सेल टैक्स जिसको कॉमन भाषा में कहते हैं जी, ये राज्य सूची में था। महाराष्ट्र अपना कानून बना रहा है राज्य सूची, पंजाब अपना बना रहा है, राजस्थान अपना बना रहा है। अब देखिए मजे की बात आपको बताऊं, पंजाब ने खूब गेहूं हुआ, उन्होंने गेहूं को टैक्स फ्री कर दिया जी। राजस्थान में नहीं हुआ, राजस्थान ने इस पर 3% या 5% टैक्स लगा दिया। फिर राजनीति आ गई, हर साल मर्जी पड़े जिसका टैक्स कम कर दिया, किसी को तंग करना ज्यादा कर दिया। तो राज्यों की मनमानी चली इस अप्रत्यक्ष कर सेल टैक्स पे। फिर सेल टैक्स के बाद वेट आया, उसमें भी यही होता रहा। तो जीएसटी जब आया तो जीएसटी में एक विभावना थी कि 1 नेशन 1 टैक्स, पूरे देश हो, एक टैक्स हो, एक टैक्स का कानून हो, और इतने सारे टैक्स हैं अप्रत्यक्ष कर। तो मैं जो 7वें शेड्यूल की बात कर रहा था, 7वें शेड्यूल में चूंकि अब राज्य सूची में सेल टैक्स था, उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स था, तो उसमें अमेंडमेंट करना जरूरी हो गया। अब केंद्र सूची में लाना है इसको,
तो 2016 में संविधान संशोधन हुआ 101वां, वो पूरे देश में, उसमें विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा सबका हुआ। और फिर ये तय हुआ संशोधन के बाद कि इसको राज्य सूची से हटा दो और इसको केंद्र सूची में लिया और इसका नाम जीएसटी दे दो। फिर जीएसटी में नई चीज क्या लाओगे, तो जितने टैक्स थे अप्रत्यक्ष कर, जैसे स्टेट में टैक्स था, सेल टैक्स था, बाद में उसका नाम वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, मनोरंजन कर था, लग्जरी टैक्स था, आपके एडवर्टाइजमेंट टैक्स था, पहले चुंगी हुआ करती थी, कुछ स्टेट में लॉटरी और गैम्बलिंग जो जुआ होता है उस पर टैक्स था, राज्य के बहुत सारे टैक्स थे, और ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, होटलों में आप ठहरते करते हैं, तो केंद्र सरकार अपने टैक्स लिए जा रही थी, राज्य सरकार अपने लिए आ रही थी। तो एक कंसेप्ट आया कि इन सब टैक्स को मर्ज कर दो और सरकार को एक दफे जो लेना है ले लो। एक व्यापारी सर्विस टैक्स के लिए इनकम टैक्स में घूम रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स के लिए स्टेट के ऑफिस में घूम रहा है, मनोरंजन के लिए जा रहा है, वहां भी मनोरंजन का, इतने सारे टैक्स का मर्ज कर दो ना, सरकार को एक दफे जो लेना ले लो। तो व्यापारी को ऐसा लगा और जनता को भी लगा कि एकदम पता पड़े, कहीं खड़े हैं, हर जगह टैक्स, हर जगह टैक्स, हर जगह टैक्स, तो सारे टैक्सों का मर्जर किया गया और उसका एक नाम दिया जीएसटी। 101वां संशोधन हुआ और जो 7वां शेड्यूल में जो 3 सूचियां थी, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और एक आर्टिकल 246 है संविधान का, उसमें स्टेट को भी टैक्सेशन की पावर थी, सेंट्रल को भी टैक्सेशन की पावर थी, उस 246 का पे असर आया और जीएसटी लागू हुआ। ओके, तो साहब इस जीएसटी के अंदर क्या क्या आता है? जैसे मैंने बोला कि मेरे को एक व्यापार शुरू करना है, तो मैं मान लो छोटा मोटा ही कोई व्यापार कर रहा हूँ अभी गांव खेड़े में, क्योंकि जिस तरह से आप मेरी भाषा से समझ पा रहे होंगे कि मैं एक छोटे से गांव से हूँ, हिंदी भी हम बोलते हैं लेकिन ज्यादातर हमारे यहाँ मारवाड़ी या लोकल लैंग्वेज चले, तो वो हिसाब से मैं जानना चाहूँ कि किन किन रे ऊपर जीएसटी लागे है। और यहाँ आप 1.5 करोड़ तो बात आप बताओ कि वो 1.5 करोड़ तक तो शायद माफ भी हो सके, लेकिन फिर भी एक जानकारी वास्ते काल ने कोई नियम बदल जावे तो पता तो होवे कि हाँ भाई, और आप भी बता सका सामने, क्योंकि आजकल जितनी जानकारी आपने होवे उतो अच्छो रहे, तो भी हिसाब से कहीं कहीं आइटम्स में जीएसटी लागे और आम जनता में कई चीजा में जीएसटी को नहीं लगे। देखिए, जीएसटी में जिस पे लगता है, एक तो है एग्जेम्प्टेड जिसको कहते हैं, बिल्कुल मुक्त, सब्जी पे नहीं लगता है, फलों पे नहीं लगता है, नमक पे नहीं लगता है, दूध पे नहीं, दही पे नहीं, छाछ पे नहीं, जो बिल्कुल ऐसी रोजमर्रा की जरूरत है उसमें, उसको एग्जेम्प्टेड कहते हैं, उसमें टैक्स नहीं है। उसमें अगर आप बेच रहे हैं तो आपको जीएसटी का कोई नंबर लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से करिए धंधा, भले करोड़ों का करिए। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी कॉमोडिटी हैं, वस्तुएं हैं, उनमें करीब करीब सभी वस्तुओं पर जीएसटी है, कोई वस्तु ऐसी नहीं बची है। और लोग मजाक में या आलोचना में यही तो कहते हैं कि आप तो कफन पे भी टैक्स ले लो जी, आप तो लकड़ी पे भी टैक्स ले लो, लेकिन इतनी सारी कॉमोडिटीज हैं कि उन पर टैक्स लिया जाता है। तो इंडिया में जो 1 नेशन 1 टैक्स है पूरे देश में, पहले तो अलग अलग राज्य के कई सारे रेट ऑफ टैक्स थे, 0 भी लग रहा है, 3 भी लग रहा है, 6 भी लग रहा है, अब 5 टाइप के टैक्स हैं। 5% टैक्स है, 3% टैक्स है कुछ चीजों पे, कुछ पे 5% है, कुछ पे 12% है, कुछ पे 18% है और कुछ पे 28% है। अब जैसी जैसी चीजें, जैसे रोजमर्रा की चीजें, मान लीजिए आपके चून चावल और ये जो आप खाते हैं, बेसन वेसन, इन पे 5% कर दिया। लग्जरी आइटम है उन पे 28% कर दिया। आप कार लाए तो आपको 28% देना है ना, तो लग्जरी तो हाईएस्ट 28% कर दिया उन्होंने। तो 3%, 5%, 12%, 18% और 28% पे टैक्सेशन की 5 स्लैब कर दिए। इसकी एक लिस्ट है, लिस्ट में सैकड़ों आइटम है जी। आप जिस बिजनेस में धंधा करना चाहते हो उसमें आप अपना रेट ऑफ टैक्स देख लीजिए, उसको बेचिए, जो बेचेंगे उसका बिल काटिए, बिल के नीचे आप उस टैक्स को, उतने रेट ऑफ टैक्स को लगा दीजिए और पैसा वसूल कर लीजिए। वो जो टैक्स है उसको सरकार के खातों में एक टाइम फिक्स किया है कि कुछ व्यापारी 15 दिन में जमा करेंगे, जैसे जैसे जिसका जैसे टर्नओवर, कुछ 1 महीना में करेंगे, कुछ 3 महीने में करेंगे, वो पैसा जमा कर दीजिए और बिजनेस की। तो साहब जी आप कह रहा था कि जीएसटी आने के कारण क्या है कि जो मल्टीपल टैक्स थे बिया सु राहत मिल पाई। हाँ, लेकिन इस कारण से यहाँ आपने स्लैब बता दिया 3, 5, 18, 23,
और अब आप सुन भी रहे हैं, पता नहीं लागू हो कि नहीं, कि पॉपकॉर्न रे मायने भी टैक्स लगा दियो, 18% लगा दो, या चाल रही है बात, या सॉरी माफी चाहूंगा, तो भी हिसाब से आम जनता ने किया राहत मिल सके, क्योंकि जो तो पेट पर लात जनता ही पड़ी, क्योंकि आपने बताया कि भाई टैक्स भी जनता से ले लो और फिर जनता के बाद आप भी में अप्लाई कर दो, तो भी में जनता किया राहत पा सके। देखो अब जनता तो क्या राहत पा सकती है, सरकार को सरकार चलानी है, लोक कल्याणकारी योजना करनी है, ये लाइट देनी है, पानी देना है, ये रोड देना है, तो पैसा तो जनता से ही आएगा, ठीक है ना। तो टैक्सेशन खत्म हो जाए, जनता मस्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता जी। तो टैक्सेशन तो देना है, प्रोसीजर को आप समझ लीजिए, फिर आप इसको डरेंगे नहीं। अच्छा, तो जनता का देखिए, दूसरी बात व्यापारी की अगर बात करें, अगर आप व्यापार करने जा रहे हो, आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है, अच्छा, आप कलेक्टिंग एजेंट हैं, सरकार के बिहाफ में आप काम कर रहे हैं, ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है जी। कि आप सरकार के एजेंट हैं। जनता आई, खरीदी, 100 रुपए का माल बेचा, 5% टैक्स लगाया, 105 रुपए ले लिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, सरकार को 5 रुपए जमा कर दिया। और जीएसटी की एक खूबसूरत बात और बताऊं, सबसे पहले देश जब आजाद हुआ उसके बाद जो सेल टैक्स था, सेल टैक्स में क्या था, फैक्ट्री में कोई माल बना, अब वो माल बनने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, फिर बीच के एजेंटों के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास आएगा, हर स्टेज पे आता था। 100 रुपए का माल बना फैक्ट्री में, अगले स्टेज पे मान लीजिए वो अपना प्रॉफिट वगैरह जोड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का जोड़ेगा, वो मान लो 110 रुपए बेच रहा है, अगले को बेचा वो 125 का हो गया, जनता पे जाते जाते 150 रुपए का हो गया। लेकिन सरकार को जब सेल टैक्स था, 100 रुपए पे एक दफे टैक्स मिल जाता था स्टार्ट में, और फिर इसको क्या कहते थे, एसटी पेड है, टैक्स पेड है। अब आगे से आगे कीमत भले 1000 रुपए हो रही है उसकी, सरकार को बढ़े हुई वैल्यू पे टैक्स नहीं मिल रहा था, आप इस बात को समझिए। तो सरकार ने देखा कि जीएसटी हो चाहे वैल्यू एडिड टैक्स हो, सरकार ने कहा कि हर स्टेज पे आप कमा तो रहे हैं, कौन कमा रहा है, व्यापारी कमा रहा है। 100 रुपए की आइटम 110 हुआ, 120 हुआ, हर ने अपना प्रॉफिट ले लिया, और पिटनी तो लास्ट में जनता ही थी। तो भाई जनता तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है, बॉम्बे में एक साबुन बना, लक्स नाम का साबुन बना, करते करते जयपुर तक आया, तो खर्च तो जुड़ेंगे, आपका प्रॉफिट भी जुड़ेगा, आप धंधा कर रहे हो तो वो भी जुड़ेगा, जनता को तो पैसे देने ही है। लेकिन सरकार को क्या मिला, तो जीएसटी का कंसेप्ट जो आया उसमें आया कि सरकार कहती है कि 100 रुपए पे आपने, पहले बंदे ने 100 रुपए पे मान लो 10% टैक्स दे दिया, अब आगे अगले आदमी ने अगर उसको 125 रुपए बेचा, उसने मान लो 10% दे दिया, तो जीएसटी में क्या आया कि जो अब आप जो अगला आदमी 110 रुपए पे जो टैक्स देगा, उसमें पिछला चुकाए हुआ टैक्स को माइनस कर ले, और आगे गया 150 रुपए, 150 रुपए में 10% टैक्स बना, उसका 15 रुपए गवर्नमेंट में जमा करना है, वो 15 रुपए में जो पिछली बार देके आया 10 रुपए, उसको माइनस कर ले, 5 रुपए दे दे। तो जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हर स्टेज पे सरकार को वैल्यू एडिशन होता गया, टैक्स मिलता गया, टैक्स मिलता गया, और व्यापारी को भी पिछला जो चुकाया हुआ टैक्स है उसका एक तरह से रिफंड मिलता गया। मैंने आपसे खरीदा 100 रुपए का माल, 10 रुपए टैक्स चुकाया, और मैंने उस माल को मान लो 120 रुपए बेचा, 12 रुपए टैक्स चुकाया, तो मुझे अब गवर्नमेंट में 2 रुपए जमा करना है, 10 रुपए माइनस कर लूंगा। इसको एक टर्म है, उसको कहते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट जी, और जो बनने वाला टैक्स है उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स घटा दीजिए, आपका जो वैल्यू एडिशन हुआ है, आपको तो आपका ही टैक्स, उस पर ही टैक्स देना है। तो जीएसटी में खूबसूरती थी, सरकार को हर स्टेज पे पैसा मिला, और हर स्टेज पे लेखा पुस्तकों में माल की एंट्री होने लगी, माल 2 नंबर का नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अगर 10 रुपए का एडजस्टमेंट लेना है तो मुझे अपना 120 रुपए का माल चढ़ाना पड़ेगा जी, अगले बंदे को 150 रुपए का लेना, उसको 120 का चढ़ाना पड़ेगा जी। तो टैक्सेशन की चोरी पे थोड़ा असर कम हुआ। ओके, ये जीएसटी की खूबसूरती है, अन्यथा एसटी पेड में तो एक दफे एसटी पेड हो गया। ओके, तो सब ईरे कार्य नहीं आपा देखा कि जो ऑनलाइन में आपा कोई सामान खरीदा तो वो आपा ने कई बार कम रेट में मिले, तो एक आम नागरिक को तो और लागे कि वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले लो, ई कारण सु कि कहीं ना कहीं हीरो टैक्स रो भी ईरे माथे कारण है। देखो ऑनलाइन का तो इसलिए असर हो गया, मैंने दुकान नहीं खोली, मैंने लाइट नहीं लगाई, मैंने बोर्ड नहीं लगाया, तो वो जो मेरा अपना हिस्सा था वो पैसा कम हो गया, टैक्सेशन में फर्क नहीं पड़ा है। अच्छा, ऑनलाइन वाला भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम बेच रहा है तो वो उसी रेट ऑफ टैक्स पे जीएसटी ले रहा है
जो बाजार में बैठा हुआ बेच रहा है। अच्छा तो ये जो भावना जनता के जी दिमाग में आई जी कि ऑनलाइन में टैक्स नहीं लग रहा है, टैक्स तो हर स्टेज पे हर व्यक्ति पे लग रहा है। जी मैंने कहा आपको वन नेशन वन टैक्स है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे जो टैक्स तमिलनाडु में लग रहा है वो जयपुर में भी लग रहा है, वो बॉम्बे में लग रहा है, और ऑनलाइन वाला बंदा बेच रहा है उसके भी वही लग रहा है। अच्छा फर्क सिर्फ व्यापारी के प्रॉफिट का और मार्जिन का ओके है। वो फिजिकल और ऑनलाइन का ही फर्क है खाली। बाकी उन्होंने जो है जीएसटी का जो ये कॉन्सेप्ट बना है वो प्रोडक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज उन्होंने सबके लिए फिक्स कर दिया, फिर चाहे वो एक थड़ी का व्यापारी हो और एक बिल्कुल। चाहे वो बहुत बड़ा बिल्कुल बिजनेसमैन क्यों ना हो। लेकिन फिर मैंने आपको बताया जी कि व्यापारी को लाभ देने के लिए आपको कहा भाई ठीक है कंपोजिशन स्कीम में आ जाओ, 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर करो, 1% आप गिन के दे दो सरकार को, साल भर का 1% जितना बेचा आपने, 1.5 करोड़ का बेचा हो चाहे 1 करोड़ का बेचा हो, है ना, उस सीमा के अंदर बेचो, 1% आपने दे दिया, आप निश्चिंत हो गए। जी तो और सर इसमें अपन चूंकि आम जनता को भी थोड़ा जागरूक रखते हैं, तो ये तो आपने व्यापारी से रिलेटेड तो चीजें बता दी। अब एक आम जनता को, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार व्यापारी बेवकूफ बना देते हैं जनता को, तो चूंकि चलिए टैक्स तो देना है, जनता को समझ में आता है, जैसे इनकम टैक्स देता है वैसे ये इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी है वो भी देना ही पड़ेगा, ताकि अपन कोई भी सामान लेंगे या आप खुद भी बनोगे तो भी आपको देना पड़ता है। लेकिन आम जनता को पता रहे, जैसे कई बार हम नोटिस करते हैं कि एक आपने सुना ही होगा कि वो जो सर्विस टैक्स लगा देते थे, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते थे तो वो रेस्टोरेंट के सर्विस टैक्स जरूरी नहीं है, आप देना चाहो तो दो, अदरवाइज मत दो, वो आप माइनस करवा सकते हो। लेकिन ये चोरी है उनकी, आप बोल सकते हो रेस्टोरेंट वालों की बदमाशी है कि वो उसको भी ऐड कर लेते हैं और वो आपके बिल में लगा देते हैं। तो जो अवेयर हैं वो तो हटवा लेते हैं, जो नहीं अवेयर हैं वो उसको भी एक्स्ट्रा दे जाते हैं। तो ऐसे अवेयरनेस की कुछ बातें अगर आप सर बताएं तो। देखो मैं अब आम जनता के लिए बात करता हूं। बिल्कुल सर। अब चूंकि मैंने बताया कि जीएसटी में सारे टैक्स मर्ज हो गए जी, तो वो जो सर्विस टैक्स लगता था, वो जो सेल टैक्स लगता था, वो जो मनोरंजन का लगता था, ये सारे मर्ज होके अब उसका नाम एक ही जीएसटी है ना। अब अलग से एक तो ये मुगालता खत्म हो गया कि कोई व्यापारी के सर्विस टैक्स में अलग ले रहा हूँ और ये तो साफ सेल टैक्स है, और ये कुछ नहीं, जीएसटी लगेगा और बात खत्म हो गई। ठीक है, तो जनता को ये देखना है कि जीएसटी एक अवेयरनेस रखो कि आप बिल लीजिए, जी, बिल में आप जागरूक इंसान है तो आप देखिए जी, कि मैंने डोसा खाया है तो डोसा पे जो रेट ऑफ टैक्स लगाया है जीएसटी का, ऐसा तो नहीं ज्यादा लग गया। जी, हालांकि अगर ज्यादा भी व्यापारी गलती से लगाता तो वो जेब में नहीं रखता, अच्छा, उसने ज्यादा भी ले लिया तो गवर्नमेंट को तो जमा उसको उतरा करना ही है। कई देर व्याख्याओं का फर्क होता है जी, कि मैं जैसे नमकीन और पॉपकॉर्न की आप बात कर रहे हो, जी, ये रेट ऑफ टैक्स में क्यों फर्क पड़ा? एक नमकीन बनती है, हलवाई बैठ के सेव बना रहा है, जी, एक पॉपकॉर्न बन रहा है, एक इस तरह के जो ये पहले भी जो बंद पैकेट में आते हैं, तो कुछ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट हैं जिसमें उन्होंने नमकीन की व्याख्या की है, नमकीन किसको कहेंगे, जी, कन्फेक्शनरी की व्याख्या है, गोली बिस्किट की व्याख्या है। जी, हम अभी कहते हैं मीठी गोली लिया, मीठी गोली में शक्कर है, टैक्स फ्री है, लेकिन अगर उसको कन्फेक्शनरी कह दिया टैक्स है। तो व्यापारी जिसको चोरी करना होता है वो क्या करता है कि कन्फेक्शनरी बेच रहा है, कागजों में गोली दिखाता है। तो जनता की निगाह से कम जनता ये देखे, एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक खरीदने के नारे, कि वो जो माल खरीद रहा है उस पर जो रेट ऑफ टैक्स लग रहा है वो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि कन्फेक्शनरी खरीद रहा है और व्यापारी आपको उसका जो बिल दे रहा है वो गोली के नाम से बिल दे रहा है। मान लो गोली टैक्स फ्री है, आपसे पैसा 100 रुपए ले रहा है लेकिन गोली लिख दिया, आलू लिख दिया, उसने बेचा तो आपको आलू चिप्स है और आलू लिख दिया आलू सब्जी है, टैक्स फ्री। जी, तो आपको बेवकूफ वो बना सकता है और उसमें जो पैसा कम ज्यादा करेगा कि चलो वैसे मान लो उसको 105 रुपए का सामान बेचना था, वो आपको कहेगा अरे साहब वैसे बाजार में 105 ले जाओगे, मैं आपको 102 में देता हूँ। जी, तो 102 में 3 रुपए वो सरकार का खा गया, जी, खा गया या उसने बचा लिया। जी, तो जनता की पहली अवेयरनेस ये है, आप रेट ऑफ टैक्स देखिए, और आप उसको अगर देखना शुरू करेंगे तो आप एक चीज और देखेंगे कि बिल में नीचे SGST, मैं उसी पे आ रहा था सर, और एक CGST करके और कुछ, CGST, ये क्या है? ये SGST मतलब स्टेट का GST और CGST मतलब सेंट्रल का GST, क्योंकि अब अलग अलग टैक्स तो है नहीं, जी, एक ही टैक्स है, तो दोनों गवर्नमेंट भी तो बैठ के बांटेंगी। जी, जी, नरेंद्र मोदी जी और भजनलाल जी शर्मा भी अपने अपने राज्य का पैसा तो बांटेंगे ना। जी, बिल्कुल, आपसे तो ले लिया, मान लो 200 रुपए टैक्स लगा ले, जी, तो इसको मेंशन करने के लिए जो हिसाब किताब होता है, अच्छा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा ले लेती है, आपको स्टेट को आपका हिस्सा देती है, तो जस्ट आधा होता है।
हाँ, ये चीज तो नोटिस की है हमने कि बराबर ही रहता है। इसलिए ये मैं उस पे आ रहा था, आपने अच्छा किया, आपने वो बात बिल्कुल अपने आप ये ही रख दी। ऐसा ही है मैं कि उसी पे आने वाला था। ऐसा ही है कि जैसे दो भाई मिलके बिजनेस करें जी और फिर कहें जो कमाएंगे उसको अपन आधा आधा बांट लेंगे। जी। तो ये आधा आधा बांटने का कार्यक्रम है, ये SGST और CGST है। तो इसलिए जो लोग अगर जो अवेयर हैं, वो जो सर्विस टैक्स हटवाते हैं वो सही है। हाँ, कायदे से आप नहीं, अपने अलग से दे दो टिप, वो अलग बात नहीं, है। हाँ, लेकिन बिल में देना कोई नहीं अब सही तो नहीं। और आज तो बिल्कुल क्लियर है, अब तो सर्विस टैक्स नाम की कोई चीज है ही नहीं ना। जी अब तो सर्विस टैक्स वगैरह ये वो सब मिला के अटरम शटरम मिला के, क्योंकि सर्विस टैक्स किसको जा रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा मुझे GST का आधा % मिल रहा है ना, आधा भाग। सही है। अब उसमें बोले वो माल का मिल रहा है कि सर्विस का मिल रहा है कि मेरा बहुत तैयार होके आया और आपको दे रहा करा है, सर्विस के टैक्स के नाम पे अलग नहीं। तो अब तो बात ही खत्म हो गई। जी अब तो आप GST देखिए कि GST लगा के नहीं। तो ये जनता को अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि उसका ही पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है। जी थोड़े से लोग में ये व्यापारी आपको चालाकी करके उस हिस्से को अगर खा रहा है तो उसको खाने मत दीजिए। तीसरी बात, एक अवेयरनेस जनता को और रखनी चाहिए। बिल की शक्ल देख के ही पता पड़ जाता है। देखिए 2 नंबर की बिल भी चलती हैं। जी एक अच्छा सा एक मैं लाल पीला कागज बिल जैसा छपा दूं, जी वो बिल 1 नंबर की नहीं है और अगर 2 नंबर की बुक है तो उसका हिसाब किताब जो है, आपको तो लगता है मुझे बिल दिया, लेकिन वो 2 नंबर की बिल है, वो उसकी लेखा पुस्तकों में चढ़ी नहीं। जी जब चढ़ी नहीं तो उसमें भले वो टैक्स उसने 200 रुपये भी चार्ज कर दिया, आपको तो लगा 200 रुपये, वो टैक्स सरकार में जमा ही नहीं हुआ। जी तो थोड़ा सा एक अवेयरनेस रखिए। एक हर व्यापारी का एक GST नंबर होता है, जी 12-13 डिजिट का एक बहुत लंबा नंबर होता है। आप कम से कम बिलों में देखिए कि ऊपर GST नंबर लिखा है कि जी मैक्सिमम होटलों में, रेस्टोरेंट में चले जाओ, एक आपको कभी कच्चा सा कागज ही बना के देता है, आप बड़े खुश होते हैं, कहाँ इसमें छोला भटूरा की इतनी कीमत लगा दी, डोसा की इतनी लगा दी, लेकिन वो कच्चा कागज बिल नहीं है। जी और अगर प्रिंटेड बिल भी है तो उसमें GST नंबर नहीं है। जी नहीं है तो फिर वो 1 नंबर का ट्रांजैक्शन नहीं है। थोड़ा सा आप जहां कम से कम बड़ी परचेज करते हैं जी उसमें देखिए कि हमको बिल मिल रहा है कि नहीं। आई थिंक इसीलिए जब हम आजकल नोटिस करते हैं कि शायद गवर्नमेंट ने ही वो मैंडेटरी कर दिया है कि अगर शॉप्स में भी अपन जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो वो एक GST नंबर का अलग से स्टिकर लगा रहता है। चाहे किसी भी फर्म में आप जाएं तो वो जैसे पहले एक टिन नंबर चला करता था, आजकल ये GST नंबर हो गया है। चल रहा है। तो ये टिन नंबर और GST नंबर काइंड ऑफ सेम है या अलग है? कई बराबर हुई है। टिन नंबर पहले क्या अलग अलग स्टेट का था, तो राजस्थान स्टेट के अपना एक सिस्टम था, उन्होंने टिन नंबर दिया। अब GST नंबर जो पूरे इंडिया का, जैसे आधार कार्ड का एक नंबर है जी, पैन कार्ड का नंबर एक है, ऐसे GST का एक व्यापारी का एक ही नंबर होगा, वो यूनिक नंबर है पूरे हिंदुस्तान में, एक ही आदमी। अच्छा, वो उस बंदे को रिपीट नहीं हो सकता, वो उसका दूसरा नहीं हो सकता, वो रिपीट नहीं होगा। तो आई थिंक सर बहुत अच्छी चीजें बता दी आपने, और मेरे को भी कॉन्फिडेंस आ गया हो कि मैं बिजनेस भी कर सका। नौकरी चाल रही, जब तक चालने दे, बाद में बिजनेस करने वास्ते आज GST से डरने की जरूरत को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, और आपने जनरल पब्लिक ने भी अवेयर करा दियो। ये बात भी अगर कोई चीज ऐसी रहेगी हो जिनको पब्लिक ने जानकारी वास्ते हो तो बता दो था। देखो मैं जानकारी के तौर पे आपको बताऊं कि जब सरकार ने तय किया कि GST सारे टैक्स को मर्ज कर दें, तो बहुत सारे स्टेट के टैक्स, बहुत सारे सेंट्रल के टैक्स मर्ज हुए, GST बना। और ये जो मैंने बताया 0%, 3%, 5%, है ना। जैसे मार्बल बिकता है, मार्बल पे 18% है जी, तो स्वाभाविक है मार्बल इंडस्ट्री वाला ही चाहेगा कि थोड़ा रेट कम कर दो। मेरा ये मानना है नीति के हिसाब से, रेट ऑफ टैक्स अगर कम होता है तो पब्लिक की परचेजिंग पावर बढ़ती है ना। क्योंकि ऐसा लगता है एकदम 1000 रुपये पे अगर 18% टैक्स है तो भारी लगता है, और जो बड़ा आइटम मैं खरीदता हूँ 20,000, 25,000, 50,000 का, उस पे नहीं लगता। तो रेट ऑफ टैक्स अगर कम होता है तो उस पर उसका टर्नओवर बढ़ता है, बिक्री बढ़ती है। अगर जनता को कभी, व्यापारी तो अपने हित में बात को उठाता है, लेकिन जनता को कभी मौका मिले तो अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कहें कि कम से कम रोजमर्रे की जो चीजें हैं उन पर रेट ऑफ टैक्स कम कीजिए, तो जेब में पैसा, वजन कम पड़ेगा, जनता की परचेसिंग पावर ज्यादा बढ़ती है। एक तो ये बात कह रहा था। एक बड़ी तुलना की बात होती है, हम जहाँ GST की एडवाइजरी देकर आए, वहां हमने एक तुलना में देखा कि सिंगापुर में GST है, कोई भी कॉमोडिटी हो, सुई बेचो चाहे जहाज बेचो, एक ही रेट ऑफ टैक्स है 8%। ठीक है। न्यूजीलैंड में एक ही रेट ऑफ टैक्स है GST का 15%। ऑस्ट्रेलिया में एक ही रेट ऑफ टैक्स है 10%।
तो सिंप्लीफिकेशन अगर सरकार को करनी है तो ये 0, 3, 5, 8, 12 है ना, फिर उसमें व्याख्याओं का फर्क हो जाता है। जैसे मैंने कहा मीठी गोली मान लो टैक्स फ्री थी, वैल्यू एडेड टैक्स में कन्फेक्शनरी होगी, व्याख्याओं वाली बात खत्म, फिर तो सीधा सा बात है जो चीज बिकी सिंगल रेट पे बेच दो। ये सरकार ने जब जीएसटी लागू की थी तब एक कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स, पूरे इंडिया का एक ही टैक्स होगा, 1 बाजार होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा। अभी इसमें इतने सारे रिटर्न हैं, कंप्यूटराइजेशन हो गया है, क्योंकि मैंने कहा ना आईटीसी मिलता है, मद्रास से माल आया, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन होता है सरकार के लेवल पे, हर लेवल पे कंप्यूटेशन बढ़ गया। छोटे व्यवसायी को तो अगर व्यवसायी भी हो तो उसकी एक मांग करे कि साहब रिटर्न कम कीजिए, अकाउंटिंग प्रोसीजर कम कीजिए, और जनता रेट ऑफ टैक्स कम करने की अगर मांग करती है तो मैं समझता हूँ जीएसटी को थोड़ा सा आप लोग लाइक करेंगे। ग्रेट। तो आई थिंक, और मैं ये समझ सकता हूँ सर के बोलने से और सर के माध्यम से और मेरे माध्यम से, अगर हमारे कोई जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं या हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिस सीतारमण जी सुन रही हैं, तो अगर आपको लगता है मैम कि सर का एडवाइस कहीं ना कहीं आप कुछ अडॉप्ट कर सकते हैं या इस पे विचार कर सकते हैं, तो आम जनता के नाते और आम जन के नाते और आम बिजनेसमैन के नाते सभी के बिहाफ पे हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे मैम। और मैं सर के बिहाफ में भी इसलिए बोल रहा हूँ कि सर उस समय के उस दौर से आए हैं, सर अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन सर उस समय के थे जब उन्होंने जीएसटी बनाने में आपके सरकार की या जो उस करंट टाइम की सरकार थी उस सरकार की मदद की है, एडवाइजरी टीम का हिस्सा रहे हैं, और सर ने सभी देशों विदेशों की नीतियों को समझ के आप लोगों को सजेशन दिया था, और लास्ट में वो एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे आपके साथ जुड़े हुए थे और एंड में आप लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया था, और आज हम सभी उसका लाभ भी उठा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसीलिए हमने एक टॉपिक लिया था जीएसटी। आशा है आप सभी को इसके बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी, और सर के अनुभव से हमने बहुत कुछ जाना, और इसीलिए हमने इसको सरल और नॉर्मल भाषा में रखा था ताकि आप तक हम इसको पहुंचा सके। धन्यवाद।